तो हेलो मेरे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर्स लॉ में। तो जो हमने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए अकॉर्डिंग टू 16 कमेटी जो आपका नया कोर्स एक आया है, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट LPM जिसको अपन बोलते हैं, उसकी प्रीवियस 7 क्लासें देख ली है। तो आज अपनी 8वीं क्लास है जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं भेड़ के लिए। भेड़ जो आपकी शिप जो है, आपकी लड़ी जो है, उसके बारे में अपन कंप्लीट चीजें पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो जिस भाई ने अभी तक पीछे की 7 क्लासें नहीं देखी वो देख लो। और इस सब्जेक्ट के अलावा भी जो और सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, आपका एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डाइस्टर मैनेजमेंट हो गया, और एक सोइल फर्टिलिटी वाला आपका सब्जेक्ट हो गया, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उनकी भी क्लासेस रेगुलर हो रही है, उनको देखो, जाके शेयर करो, कमेंट करो, आपका फीडबैक दो। कुछ अगर पॉजिटिव चेंजेस करने तो हमें सजेशन दो, हम चेंज करेंगे। तो सारी बातें अपनी चलती रहेगी, बिना टाइम खराब करे हुए अपन शुरू करते हैं अपनी भेड़ की। ठीक है, 8वीं क्लास से इससे पहले 7 हो गई और बहुत जल्द अपना सिलेबस इसका कंप्लीट होने वाला है। कुछ एनिमल्स की ब्रीड्स अपने पास बच रही है, मुर्गी की, गाय की और सुअर की। उसके बाद में इनके डिजीज और मैनेजमेंट और कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा। उसके बाद में अपन एक वन शॉट क्लास में पूरा दोबारा से एनएलएम आपका जो है LPM जो चल रहा है उसको रिवाइज कर लेंगे बेटा। सबसे पहले बात करें भेड़ की, तो भेड़ में देखो एक चीज बता देता हूं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? शिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिप बोलते हैं। बात करें इसकी अगर जूलॉजिकल नेम की, तो क्या है? ओविस एरिस। क्या नाम है? ओविस एरिस। ओविस एरिस, ये क्या है? भेड़ का जूलॉजिकल नाम है। बात करें अगर भेड़ में गुणसूत्र संख्या की, तो कितनी होती है गुणसूत्र संख्या बेटा? 54 होती है। कितनी होती है? 54 होती है। बात करें इसकी फैमिली की, तो क्या है इसकी फैमिली? बोविडी है बेटा। क्या है? बोविडी है। ये तो पढ़ ली हमने भेड़ के बारे में। इससे जस्ट पहले बैक क्लासेस में अपन क्या पढ़ के आए हैं? भैंस और बकरी। भैंस और बकरी। तो मैं बात करूं अगर भैंस की, तो भैंस का नाम क्या है? थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपका। भैंस का नाम है बुबेलस बुबेलिस। बुबेलिस बुबेलस, या बुबेलिस बुबेलिस भी अपन कह सकते हैं। और भैंस का जो अपने पास उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो क्या है? भारत। क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी वैसे भारत में ही पाई जाती है। और भैंस का जो कुल है आपका फैमिली, वो क्या था? बोविडी था, सेम था, बोविडी ही था। भेड़ में भैंस में हमने मेन मेन दो चीजें पूछी पढ़ी थी। सबसे भारी जो भैंस थी अपनी जाफराबादी थी, जिसको मिनी एलिफेंट कह रहे थे। और वैसे अगर बात करें तो कौन सी थी? मुर्रा थी। मुर्रा को क्या नाम दिया था अपन ने? S11। जो स्कॉर्पियो आपकी आती है ना ब्लैक कलर की, वो दिया था, क्योंकि उसको जेट ब्लैक बोलते हैं। गोल गोल सींग होते हैं, सबसे ज्यादा दूध दे रही थी, हेवी बॉडी थी, बल्कि शरीर था। तो वो चीजें हमने पढ़ी थी। उससे पहले भैंस का एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, वापिस से अपन भेड़ पे आएंगे, है ना? क्योंकि कुछ चीजें कॉमन आई, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो भैंस के अंदर हमने पढ़ा था, एक तो जलीय भैंस है जिनको वाटर या अपन कह रहे थे रिवर बफेलोज, उसमें जो गुणसूत्र थे वो कितने थे अपने? 50 थे बेटा। और जो दूसरी थी अपनी कीचड़ वाली भैंसे, ठीक है, कीचड़ वाली में कितने थे? 48 थे बेटा। अब सुनना, जो अपनी कीचड़ वाली भैंसे हैं वो क्या करती है? कीचड़ में लौटती है, तो उनको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को भेड़ भैंस का कीचड़ में, बफेलो का आपका कीचड़ में लौटना वेलोइंग कहलाता है। और एक थी बेलोविंग, एक तो थी वेलोइंग, वेलोइंग, और एक था बेलोइंग, बेलोइंग। तो बेलोइंग क्या था बेटा? भैंस का रंभाना या चिल्लाना, रंभाना या आवाज निकालना, ऐसे करते हैं ना, उसको रंभाना या वो कहते हैं। तो ये हो गई थी भेड़ की चीज बातें। और उसके बाद में हमने भेड़ के अंदर गेस्टेशन पीरियड पढ़ा था 310 दिन, ठीक है, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद में हमने पढ़ा बेटा बकरी। क्या पढ़ा? बकरी। बकरी का मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ, फिर भेड़ पे आते हैं। बकरी का नाम क्या पढ़ा हमने? कैप्रा हिरकस। कैप्रा हिरकस, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। और क्या पढ़ा बकरी के बारे में? बकरी को क्या कहते हैं? चलता वो राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज इसको कहते हैं। वनस्पति का शत्रु इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसको डबल ATM भी बोला जाता है। वनस्पति का शत्रु इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब जो भेड़ आपकी बकरी है, बकरी क्या करती है? जब चारा खाती है या जो छोटे छोटे हरे पौधे हैं उनकी पत्तियों को खाती है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रोजिंग बोलते हैं, और ब्रोजिंग बोलते हैं, ठीक है। और बकरी की फैमिली भी क्या थी? बोविडी ही थी। बकरी की फैमिली क्या थी? बोविडी थी। नाम क्रेपा हिरकस था। फिर हमने इसकी देसी और विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ा, भैंस का पढ़ा। अभी अपन आ गए हैं भेड़ के ऊपर आ गया। तो भेड़ का नाम बेटा ओविस एरिस है, गुणसूत्र संख्या 54 है, कुल इसका बोविडी है। अब बात करते हैं आपका जो सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, केंद्रीय भेड़ एवं बकरी या ऊन अनुसंधान संस्थान, अमेरिका नगर, मालपुरा टोंक, राजस्थान का है। सेंटर का इंस्टीट्यूट है। 1962 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका। क्या किया गया था? 1962 के अंदर इसका केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। बात करें एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी, एशिया के अंदर ऊन की सबसे बड़ी मंडी जो है ऊन मंडी, वो कहाँ पे बेटा? बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है।
कहाँ पे है आपकी, बीकानेर के अंदर है। आगे बात करते हैं, जनरल चीजें हमने कर ली है, आगे मैं स्लाइड एड कर देता हूँ जिसपे दोबारा से आपको एक बार समझा देता हूँ चीजें में। नाम क्या हो गया भेड़ का, ओविस एरिस, ओविस एरिस, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या 54, फैमिली बोविडी, बोविडी। कस्वरी कहाँ पे है आपका, मालपुरा, अविकानगर मालपुरा टोंक, ठीक है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान क्या पे है, अविकानगर मालपुरा टोंक। फिर हमने पढ़ा कि ऊन की जो सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है, बीकानेर में है बेटा, कहाँ पे है, बीकानेर में है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि भेड़ को क्या बोलते हैं अपन, परजीवियों का म्यूजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परजीवियों का, पर पैरासाइट्स जो आपके हैं उनका क्या बोलते हैं, म्यूजियम बोलते हैं इसको, पैरासाइट्स का, क्योंकि इसकी ऊन जो है ना उसमें बहुत ज्यादा पैरासाइट रहते हैं। परजीवियों का म्यूजियम, परजीवियों का म्यूजियम किसको बोलते हैं, भेड़ को बोलते हैं बेटा। गरीब आदमी का मोबाइल बैंक भी इसको ही बोलते हैं। और भेड़ का जो आपके चारा खाने की जो प्रोसेस है, जो पत्तियों को खाने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग बोलते हैं बेटा, महत्वपूर्ण है। ग्रेजिंग किसको बोलते हैं, ग्रेजिंग, भेड़ के अंदर चारा खाने की जो प्रोसेस है उसको ग्रेजिंग कहते हैं। किसको बेटा, चारा खाने की प्रोसेस को, चारा खाने की क्रिया क्या कहलाती है, ग्रेजिंग कहलाती है। अगर मैं छोटी सी बात करूं यहीं पे, तो बकरी के अंदर ब्रोंजिंग बोल रहे थे अपन, क्या हरे जो पत्तियां हैं उनको खाना, बकरी के अंदर क्या कहलाता, ब्रोंजिंग कहलाता अपना, राइट। अब आगे बात करते हैं, बकरी के भी बहुत सारे नाम थे, वनस्पति का शत्रु, चलता फिरता एटीएम, और क्या क्या नाम थे इसके, डबल एटीएम, राजस्थान का फ्रीज, बहुत सारे नाम थे, ठीक है। ग्रेजिंग कहते हैं। और एक और चीज, भेड़ के अंदर जो ऊन कतरते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, शियरिंग बोलते हैं, शियरिंग, शियरिंग, शियरिंग किसको बोलते हैं, भेड़ के अंदर ऊन काटना, ऊन को कतरने को कतरना, कतरने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं अपन, शेयरिंग बोलते हैं। आगे बात करें अपन, तो भारत के अंदर जो भेड़ों की नस्लें हैं अपने, जो रजिस्टर्ड जो ब्रीड्स हैं अपने, नस्लें हैं, वो कितनी है बेटा, 45 ब्रीड्स है, 45 तो इसकी ब्रीड्स है। क्रोमोसोम नंबर कितना इसमें, 54 है, कितना बेटा, 54 है। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता, इसमें केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पे, हिसार में है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, सेंट्रल केंद्रीय भेड़ शिप प्रजनन, प्रजनन संस्थान कहाँ पे है अपना, हिसार में है बेटा। हिसार कहाँ पे पड़ता है आपका, हरियाणा में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, हिसार हरियाणा, ठीक है। हिसार कहाँ पे पड़ता है आपका, हरियाणा में पड़ता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, भारत के अंदर सबसे ऊंची नस्ल भेड़ की, यहाँ पे लिखते हैं अपन, भेड़ की, भारत की सबसे ऊंची नस्ल, भेड़ की ऊंची नस्ल कौन सी है बेटा, नेल्लोरी, कौन सी है, नेल्लोरी, नेल्लोरी है, कौन सी है, नेल्लोरी है। आगे बात करें अगर अपन कि मटन के लिए सबसे अच्छी, मटन, अब देखना, मटन, मटन, मटन के लिए कौन सी है, डेकनी, कौन सी है, डेकनी, डेकनी जो आपकी नस्ल है, डेकनी जो आपकी नस्ल है भेड़ की, वो मटन के लिए सबसे फेमस है। और मटन क्या होता है, भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, मटन, भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं बेटा, मटन बोलते हैं। भेड़ के अंदर जो बच्चा देने की क्रिया उसको क्या बोलते हैं, लैम्बिंग बोलते हैं, लैम्बिंग। बकरी में क्या बोलते थे, किडिंग बोलते थे। गाय और भैंस में क्या बोलते हैं, काल्विंग बोलते हैं, जो कि मैंने बेक क्लासों में बेसिक में आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि भैंस और गाय में बच्चा देने की क्रिया काल्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है, काल्विंग। और बकरी में क्या कहलाती है, किडिंग कहलाती है। जबकि भेड़ में क्या कहलाती है बेटा, वो लैम्बिंग कहलाती है। लैम्बिंग क्या होती है, भेड़ में बच्चा देने की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, लैम्बिंग कहलाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं भेड़ के अंदर, तो भेड़ में आपके जो समागम टुगेदर जो होते हैं, मेल और फीमेल जो समागम होते हैं, जो मैटिंग होती है, जो मैटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं टैपिंग, टुपिंग, टुपिंग, टैपिंग, ठीक है। और उनमें क्या बोलते थे, सर्विंग, उनमें क्या बोलते हैं। और जो एनिमल्स है अपने गाय और भैंस में, अगर नर और मादा एक जगह हो रहे हैं, उनका समागम हो रहा है, मैटिंग हो रही है, टुगेदर अगर वो हो रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए, अगर सेक्सुअल प्रोसेस जो कर रहे हैं वो, तो उस प्रोसेस को अपन सर्विंग बोलते हैं। जबकि भेड़ में क्या बोलते हैं मेरे बेटा, टुपिंग बोलते हैं। और भेड़ में बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। अगर मैं इसी में बात करूं भेड़ की आगे, तो भेड़ को क्या बोलते हैं, परजीवियों का म्यूजियम अपने बात होगी। क्रोन किसको बोलते हैं, जो बूढ़ी भेड़ होती है ना, बूढ़ी भेड़, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रोन बोलते हैं, CRONE, CRONE, क्रोन किसको बोलते हैं, जो बूढ़ी भेड़ हो गई ना, बूढ़ी, CRONE, बूढ़ी भेड़ जो आपकी है उसको क्या बोलेंगे, क्रोन बोलेंगे बेटा, याद रखना ये चीज। और सेजी किसको बोलेंगे, SEGGY, बदिया करत नर भेड़ को, SEGGY, सेजी किसको बोलेंगे, सेगी,
सेजी या सेगी किसको बोलेंगे अपन? बदियाकर्त। जो बदियाकर्त नर है, बदियाकर्त का मतलब समझ ही गए आप, बदियाकर्त नर जो क्या है, प्रजनन क्रिया योग्य नहीं होता है, जिसमें शुक्राणुओं का कोई रोल नहीं रहता है, उसको शरीर, उसको वैसेक्टोमी उसकी कर दी जाती है, या कैपोनाइजेशन जिसको कहते हैं अपन, कैपोनाइजेशन या बधियाकरण। और बधियाकर किया गया नर क्या कहलाता है? भेड़ का सेगी कहलाता है, सेजी कहलाता है। और क्रोन क्या कहलाती है? बूढ़ी भेड़ कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? बूढ़ी भेड़ कहलाती है। भेड़ के अंदर मांस को मटन बोलते हैं, बच्चे देने की क्रिया को लैम्बिंग बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? टुगेदर होने को टुपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टुपिंग बोलते हैं। अगर आगे मैं इसी में और बात करूं भेड़ के बारे में, तो छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर भेड़ की, कि किस टाइम उसका वो होता है, यौवन आरंभ उम्र है ना। तो भेड़ की अगर मैं बात करूं तो 147 से 148 दिन क्या होती है इसकी? गेस्टेशन पीरियड होता है। 147 से 148 दिन का क्या होता है बेटा इसका? गेस्टेशन पीरियड, जिसको बोलते हैं गर्भकाल अवधि। गर्भकाल अवधि, गर्भकाल अवधि कितनी होती है? 147 से 148 दिन। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, 147 से 148 दिन इसकी गर्भकाल अवधि होती है। आगे बात करें अपन तो इधर नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, बाद में अपन रिवाइज कर लेंगे इन चीजों को। हाँ, गर्भकाल अवधि हमने बात ही कर ली। 45 वेराइटीज है। भारत या राजस्थान की मेरिनो, भारत या राजस्थान की मेरिनो, नस्लें बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं जनरल इंफॉर्मेशन इसकी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ आपको। भारत या राजस्थान की मेरिनो किसको बोलते हैं बेटा? मेरिनो के एक बहुत उच्च स्तर की क्या होती है? ऊन आती है अपने। किसको बोलते हैं? चोकला भेड़ को बोलते हैं। किसको? चोकला भेड़ को। चोकला आपकी भेड़ की नस्ल है, उसको क्या बोलते हैं अपन? मेरिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिनो है। मेरिनो क्या है? एक विदेशी वेराइटी है अपनी, विदेशी ब्रीड है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन हिसार मैंने बता दिया। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल हमने बात कर ली, नेल्लोरी है, जो कि आंध्र प्रदेश की है। मटन के लिए डेकनी है। भारत में सर्वोत्तम कारपेट व ऊन उत्पादक के लिए कौन सी है? बीकानेरी नस्ल है। भारत के अंदर सर्वोत्तम कारपेट या ऊन जिसकी बात करूं मैं, तो कौन सी है? बीकानेरी या पुंगल जिसको बोलते हैं, बीकानेरी नस्ल है बेटा। कौन सी है? बीकानेरी या पुंगल। कौन सी है? बीकानेरी या पुंगल नस्ल है आपकी। आगे अगर मैं बात करता हूं बेटा इसी के बारे में, तो विश्व में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? लिनकॉनन है। लिनकॉनन है, इंग्लैंड की है, जिसमें 150 किलो वजन होता है। भेड़ की गद्दी नस्ल को पहाड़ी क्षेत्रों में, भेड़ की जो गद्दी नस्ल है, गद्दी, उसको क्या करते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बोझा ढोने के काम में लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आपने कोई मूवी देखी होगी, उसमें भेड़ों के ऊपर सामान लदा रहता है दोनों साइड दो बैग से, और वो चलती रहती है, बड़े बड़े बाल होते हैं। वो कौन सी होती है आपकी? गद्दी नस्ल होती है। कौन सी होती है बेटा? गद्दी नस्ल होती है। उसका कौन सा नाम है? भेड़ की गद्दी नस्ल, ठीक है। भेड़ की गद्दी नस्ल को पहाड़ी क्षेत्रों में भाड़ ढोने के काम में लाया जाता है। मगरा, मगरा क्या है? बीकानेर की है। हिसरडेल, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ये बीकानेरी और मेरिनो का संकर है। हिसरडेल जो आपकी भेड़ है ना, हिसरडेल, ये किन किन से? दो संकरण से तैयार की गई है बेटा। आपकी जो हिसरडेल है वो किस किस से? आपकी बीकानेरी और मेरिनो, बीकानेरी और मेरिनो से तैयार कौन सी है? हिसरडेल क्या है? संकरण, संकर संकरण है, संकर हाइब्रिड है, ठीक है। आगे बात करें मैं इसी के अंदर, तो भेड़ के विकास हेतु उपयुक्त जलवायु जो है वो कौन सी है? शुष्क व शीतोष्ण। भेड़ के विकास हेतु अगर इसको फेवरेबल अगर क्लाइमेट की बात करें तो शुष्क और शीतोष्ण, शीतोष्ण, ड्राई हो चलेगी और शीतोष्ण आपको इसको चाहिए, ठीक है। आगे बात करता हूं बेटा मैं इसी के अंदर थोड़ी सी इसकी जनरल चीजें। डस्टिंग क्या होता है? बाह्य परजीवियों को नष्ट करना। ये चीजें लिख लेना आप। डस्टिंग क्या होता है? डस्टिंग, भेड़ के बाह्य परजीवियों को नष्ट करना। भेड़ के बाह्य परजीवियों को नष्ट करना, परजीवियों को नष्ट करना। अब मैंने एक चीज, डीवर्मिंग क्या होता है? हमने जो पहली क्लास से पढ़ी थी उनमें सब पढ़ा था कि भेड़ में क्या क्या करते हैं। पूंछ काटने को डोकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डोकिंग। डोकिंग किसको बोलते हैं? भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया, पूंछ काटने की क्रिया, पूंछ काटने की क्रिया डॉकिंग कहलाती है। पहली वाली क्लासों में पढ़ा अगर आपने देखा होगा तो। डस्टिंग क्या कहते हैं? भेड़ के बाह्य परजीवी, क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी कि भेड़ को क्या कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं, परजीवियों का म्यूजियम। ये फर्स्ट लाइन में ही मैंने बताया था। परजीवी का म्यूजियम क्यों कहते हैं मेरे बेटा भेड़ को? क्योंकि भेड़ की जो ऊन होती है, भेड़ कहीं पे भी बैठ रही है, गोबर में, माटी में, खेत में, फील्ड में, तो उसपे क्या है, बहुत सारे पैरासाइट्स लग जाते हैं, और वो ऊन इतनी गाढ़ी होती है, इतनी गहरी होती है कि उसी में वो बच्चे देते रहते हैं, जीवाणु बनते रहते हैं, उनके लाइफ साइकिल चलता रहता है, तो बहुत सारे पैरासाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं भेड़ के अंदर, राइट।
तो उसको परजीवी का म्यूजियम कहते हैं। उन परजीवियों को हटाना क्या कहलाता है? डस्टिंग कहलाता है। ऊन को कतरना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। शेयरिंग, भेड़ की ऊन जो है उसको कतरना क्या कहलाता है बेटा? शेयरिंग। ऊन कतरना, ऊन कतरना शेयरिंग कहलाता है। भेड़ के पूंछ काटने की क्रिया डॉकिंग कहलाती है। डस्टिंग क्या कहलाता है? बाह्य परजीवियों को हटाना। और आंतरिक परजीवियों को हटाना डीवर्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डीवर्मिंग। डीवर्मिंग का मतलब बोले तो आंतरिक मतलब आंत के अंदर, आंत के अंदर पाए जाने वाले जो कर्मी है, आंत के अंदर पाए जाने वाले जो क्या है कर्मी है, छोटे छोटे सूत्रकृमि निमेटोड से, उनको अगर अपन हटा रहे हैं जो पैरासाइट से, उनको तो डीवर्मिंग कहलाएगा। ठीक है, बाहर को हटा रहे हैं तो डस्टिंग कहलाएगा। और भेड़ के अंदर चारा खाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग क्या कहलाती है आपके? चारा खाने की प्रोसेस, चारा खाने की क्रिया, चारा खाने की क्रिया ग्रेजिंग कहलाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें पर आओगे आप कोई सा भी पेपर देते हो, आपके मिड के जो पेपर है उनमें छोटे क्वेश्चनों में ये आएगा, बड़े क्वेश्चन में क्या आएगा वो मैं अभी समझाऊंगा। भेड़ की किन्हीं 3 उच्च नस्लों का वर्णन कीजिए, या भेड़ की किन्हीं 3 देसी नस्लों का वर्णन कीजिए, या भेड़ की कोई 2 नस्लों को संपूर्ण विवरण सही समझाइए। ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है। तो बड़े क्वेश्चन तक तो अपन पहुंच ही नहीं है, अभी जनरल इंफॉर्मेशन जो है, जो आपकी भेड़ की जनरल इंफॉर्मेशन है वही अपन देख रहे हैं बेटा अभी। जी 4-5 चीजें मैंने बताई, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा देखते हैं डोसिंग, आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना, डोसिंग या डीवर्मिंग। डीवर्मिंग सारे में आता है। अगर भीड़ का स्पेशली बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा? इसको डीवर्मिंग को ही डोसिंग। डोसिंग क्या हो सकता है? ये क्या है? शुष्क और शीतोष्ण क्या है भीड़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण? क्या है? सुटेबल क्लाइमेट। डोसिंग क्या है? आंतरिक, आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना, परजीवियों को नष्ट करना बेटा क्या कहलाता है? डोसिंग कहलाता है। इसके अलावा अगर मैं इसमें जनरल चीजों की बात करूं बेटा, तो इसमें एक शब्द आता है गीमर। क्या आता है? गीमर आता है। पहली ऊन कर्तन व दूसरी ऊन कर्तन के बीच की भेड़, गीमर क्या आता है आपका? जिसको क्या बोलेंगे? गीमर। अब गीमर क्या होता है थोड़ा सा समझना। गीमर, पहली बार ऊन कतर दी उसकी, पहली बार ऊन कतर ली, ऊन काट लिए, और अब दूसरी बार ऊन काटेंगे। काटने को क्या बोलते हैं? ऊन काटने को क्या बोलते हैं बेटा? शेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊन कतरना शेयरिंग होता है। तो फर्स्ट शेयरिंग करने के बाद जब हल्की हल्की वो बढ़ जाती है और दूसरी शेयरिंग करते हैं, उससे बीच का जो टाइम है, या जो भेड़ है जो दोबारा शेयरिंग के लिए तैयार हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? गीमर बोलते हैं बेटा। सीधा सा समझना, मैंने आज बीएड कटवा ली, आज मैंने पहली बार कंप्लीट बीएड कटवा ली, अब जब मैं दूसरी बार कटवाने वाला रहूंगा तो मेरे को क्या बोलेंगे? गीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? गीमर बोलेंगे। गीमर क्या होता है? देखो दोबारा से बताऊं, पहली ऊन कर्तन व दूसरी ऊन कर्तन के बीच की भेड़, पहली कटवा ली, पहली बार ऊन कटवा ली, दूसरी बार अब कटवाएगी, उसके बीच का जो काल है जिसमें हल्की हल्की उसके ऊन आ रही है, या जो छोटी ऊन है, उस भेड़ को क्या बोलेंगे अपन? गीमर बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? गीमर बोलेंगे। आगे बात करते हैं। बहुत सारी चीजें हमने भेड़ की क्लियर करी है बेटा, धीरे धीरे अपन सारी चीजें क्लियर कर लेंगे अभी। आगे भेड़ के दूध का प्रयोग चीज व योगर्ट बनाने में किया जाता है। भेड़ का जो दूध होता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? चीज में। चीज मतलब पनीर, और एक योगर्ट, ये दूध का ही एक प्रोडक्ट है, योगर्ट के अंदर भी किया जाता है इसका। आगे बात करें बेटा, तो भेड़ की नस्लों के बारे में अपन पढ़ेंगे। लगभग चीजें हमने करी है। लोही जो वेराइटी है, आप सॉरी वेराइटी का बार बार नाम आ जाता है मेरे को, वेराइटी प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं वेराइटी। तो मैंने अभी क्या 4th सेम की एग्रो और होर्टी पढ़ाई है, तो बार बार वेराइटी मुंह पे आता है। वही बात है, अगर पादपों में बात कर रहे हैं पौधों में तो वेराइटी हो गई किस्म, और जंतुओं में बात कर रहे हैं तो नस्ल हो गई, राइट है ना। तो मैं बता रहा था आपको कौन सी, पाकिस्तान की एक अपने पास नस्ल आई है लोही, सबसे लंबे कान वाली है। भारत में भेड़ों की सरताज कहलाती है ये। क्या है? लोही। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? पाकिस्तान है। लोही, लोही ये जो नस्ल है वो कहाँ की? आपकी पाकिस्तान की है बेटा। पाकिस्तान इसका ओरिजिन बताया गया है। अब बात करते हैं अपन नस्लों की। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसकी विदेशी नस्लों के बारे में। विदेशी नस्लें जो अपनी कौन कौन सी है, फिर देशी नस्लें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, विदेशी नस्लों में मैं बात करूं, मेरिनो। राजस्थान की मेरिनो किसको कहा था भाई? चोखला को। और मेरिनो क्यों कहा था उसको? क्योंकि मेरिनो क्या है अपनी बहुत ही उच्च क्वालिटी की क्या है? भेड़ है, जिसमें उच्च क्वालिटी का एक ऊन पाया जाता है, अच्छा प्रोडक्शन है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ विदेशी एक्जोस्टिक जो अपनी ब्रीड्स है, विदेशी नस्लें किसकी बेटा? भेड़ की। भेड़ की विदेशी नस्लों के बारे में बात करते हैं तो सबसे ही पहला अपने पास ऑप्शन क्या आता है बेटा? मेरिनो। मेरिनो।
ठीक है, सबसे पहला मेरिनो के बारे में अपन बात करते हैं। तो मेरिनो की बात करूं बेटा मैं, तो मेरिनो का जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है? स्पेन है। कौन सा है? स्पेन है। इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? स्पेन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कहाँ कहाँ पे पाई जाती है वो बात कर लेते हैं। तो ये बेटा कहाँ कहाँ पे पाई जाती है आपकी? राजस्थान में टोंक, जयपुर व सीकर। राजस्थान के कहाँ कहाँ इलाकों में? टोंक, जयपुर, सीकर। टोंक, जयपुर और सीकर, या मैं इसको ऑल ओवर कह सकता हूँ राजस्थान। राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है मेरिनो। और राजस्थान की मेरिनो किसको कहते हैं? नोट करके लिख लेना, नोट। राजस्थान या भारत की मेरिनो। राजस्थान और भारत की मेरिनो किसको कहते हैं? चोकला भेड़ को कहते हैं बेटा। किसको कहेंगे? चोकला भेड़ को कहेंगे, क्योंकि चोकला में कुछ वेराइटीज है जो इस जैसी है, चोकला भेड़। और चोकला कहाँ की? अपनी लोकल, लोकल क्या है? लोकल ब्रीड है, अपनी देसी नस्ल में आती है चोकला। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा इसी के बारे में। तो इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। इसके पत्तीनुमा कान होते हैं, लंबे व लटके हुए होते हैं। मेरिनो के क्या होते हैं? पत्तीनुमा कान होते हैं। पत्तीनुमा कान होते हैं, लंबे होते हैं और क्या? लटके हुए होते हैं। लटके हुए कान होते हैं। किसमें होते हैं बेटा? मेरिनो में होते हैं। आगे अगर मैं इसी की बात करूं तो पीठ पे हल्का सा क्या होता है? इस पे तनाव, एक सेकेंड, हाँ, इसकी है ना ऊन जो है ना, विश्व की सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। पहले सबसे मेन जो चीज है वो बता देता हूं मैं आपको। विश्व की सबसे अधिक ऊन उत्पादन और क्वालिटी वाली, ठीक है, गुणवत्ता वाली ऊन कौन देती है? मेरिनो देती है। मेरिनो स्पेन की है, राजस्थान के जयपुर, टोंक और सीकर में पाई जाती है। राजस्थान या भारत की मेरिनो जो है वो चोकला को कहते हैं, क्योंकि चोकला की ऊन भी है ना कुछ इसकी तरह है, या ऊन की क्वालिटी अच्छी है, उनका उसका उत्पादन है वो बहुत ही क्या है? अच्छा है अपना चोकला भेड़ का। ठीक है, राजस्थान देसी नस्लों की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा मेरिनो के बारे में और बात करें तो सर्वोत्तम कोमल ऊन है इसकी। सबसे सॉफ्ट जो ऊन है ना वो किसकी है? यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वालिटी, फिर भी मैं लिख देता हूँ सॉफ्ट। कोमल ऊन किसकी है? कोमल ऊन किसकी है मेरे बेटा? मेरिनो की है। किसकी है? मेरिनो की है। इसके बाद में आगे अगर अपन बात करते हैं मेरिनो के बारे में, तो विपरीत जलवायु परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर लेती है। ये क्या होती है? जो हार्ड एनवायरमेंटल आपके कंडीशंस हैं उनमें भी खुद को सर्वाइव कर लेती है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं विपरीत, विपरीत जलवायु परिस्थितियों में भी, जलवायु परिस्थितियों में भी क्या अच्छा खासा यापन कर लेती है, जीवन यापन, जीवन यापन कर लेती है। इसको अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी कम मिल रहा है, तो भी ये कोई दिक्कत नहीं है, सरवाइव कर लेगी बेटा। मादा सींग, मादा सींग रहित होती है इसकी, वह नर में घुमावदार सींग होते हैं। क्या होती है? मादा क्या होती है? सींग रहित होती है, सींग नहीं पाए जाते हैं। मादा में सींग नहीं पाए जाएंगे, और नर में जो सींग पाए जाएंगे वो कौन से होंगे? घुमावदार होंगे। घुमावदार सींग पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नस्ल पढ़ रहे हैं अपन भेड़ की, मेरिनो। कौन सी? मेरिनो नस्ल पढ़ रहे हैं बेटा। आगे देखो, इसमें पैर से खुर तक संपूर्ण शरीर बालों से ढका रहता है। गर्दन पर झुर्रियां पाई जाती है। विश्व की 80% ऊन, विश्व की 80% ऊन इसी नस्ल से आती है। क्या? 80% जो कंप्लीट अपना ऊन का जो प्रोडक्शन है, ऊन की जितनी अपने पास डेटा है, उसका लगभग 80% ऊन कौन पैदा करती है? अपनी मेरिनो नस्ल, जो कि स्पेन का ओरिजिन है। राजस्थान में सीकर, जयपुर और आपके टोंक के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। राजस्थान की मेरिनो चोकला भेड़ को कहते हैं। इसकी विशेषता यही है कि इसकी ऊन है ना सबसे ज्यादा कोमल और सबसे ज्यादा अच्छी होती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देती है। और आपकी जो हार्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस है, विपरीत जलवायु परिस्थितियां, उनमें भी ये क्या करती है? खुद को सर्वाइव करवा लेती है, खुद को जीवित रख लेती है। इसकी जो मादा है उसमें सींग नहीं पाए जाते हैं, इसके नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। और इसका जो पूरा शरीर है वो क्या है? बालों से या ऊन से ढका रहता है, बालों से या ऊन से ढका रहता है। इस पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं। इसकी पूरी बॉडी पे, हाथ, पैर, गर्दन, हर जगह क्या होते हैं? ऊन ही ऊन होती है। इसके पैर से खुर तक संपूर्ण शरीर बालों से ढका रहता है। गर्दन व कंधों पे सलवटें पाई जाती है। और इसका जो ऊन उत्पादन है वो कितना है? नर से तो 10 से 14 किलो। इसका एक जो नर है वो 10 से 14 किलो ऊन एक साल में दे देता है। एक, अब सोचो जिसके पास 1000 भेड़ों का टोला है वो कितनी ऊन बेचता होगा एक साल में, एक नर से। अगर मैं बात करूं मादा से, तो 7 से 8 किलो ऊन, 7 से 8 किलो ऊन पर ईयर कौन? मादा भी इसकी दे देती है। ऊपर बात करते हैं बेटा चोखला, दूसरी नस्ल की बात करते हैं अपन, चोखला नस्ल की। ये हो गई मेरिनो। सेकंड नंबर पे बात करते हैं चोखला।
ये क्या है, अपनी देसी है, चोखला भेड़। क्या है ये, देसी नस्ल है। क्या है बेटा, देसी नस्ल है। क्या है बेटा, देसी नस्ल है अपनी चोखला। कहाँ की है चोखला, सबको पता होगा। इसके दो नाम और है, शेखावटी की है, सीकर चूरू झुंझुनू। इसके दो नाम और है, कौन कौन सा, छापर या शेखावटी। छापर या शेखावटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, छापर या शेखावटी। और शेखावटी में कौन से आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी, चोखला बेट जिसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, चोखला या छापर। राजस्थान या भारत की मेरिनो कहलाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, इसको लाल कलर में लिख देता हूं, भारत या राजस्थान दोनों की क्या कहलाती है, मेरिनो कहलाती है। मेरिनो की विशेषताएं मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटा कि राजस्थान की कौन सी वेराइटी है, या अपनी जो देसी जो ब्रीड्स है उनमें से कौन सी है, जो स्पेन की जो एक नस्ल है मेरिनो, उसकी क्या करती है, उसकी कॉपी करती है, उसके समान है, उसकी जैसी है। उसकी जैसी है तो वो कौन सी है मेरे बेटा, कौन सी है बताओ, छापर या शेखावटी या चोखला। चोखला। आगे चलते हैं बेटा इसी के बारे में। आगे बात करें चोखला की, तो चोखला का जो है वो बीकानेर, जोधपुर, नागौर तक पाई जाती है। बीकानेर, नागौर और जोधपुर। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, बीकानेर, नागौर और जोधपुर। बीकानेर, नागौर और जोधपुर इलाका जो है उसमें इसका वितरण है, वहां तक ये पाई जाती है। आगे बात करें इसकी मुख्य विशेषताएं, तो इसका रंग तो सफेद होता है, मुंह इसका क्या होता है, भूरा होता है। क्या होता है, रंग सफेद होता है, परंतु इसका मुंह जो है वो क्या होता है बेटा, भूरे रंग का होता है। मुंह जो होता है वो किसके रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। सींग रहित नस्ल है, शरीर मध्यम आकार का है। इसमें क्या है, सींग नहीं पाए जाते, नर और मादा दोनों में ही सींग नहीं पाए जाते, तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, सींग रहित नस्ल है बेटा। भेड़ की सींग रहित नस्ल है। रोमन नाक है, वह चेहरा ऊन रहित होता है। इसमें क्या है, रोमन नाक, तोतापुरी जैसा रोमन नाक होता है। इसमें क्या होता है, रोमन नाक होता है। चेहरे के ऊपर ऊन नहीं पाई जाती, और वैसे इस पे ऊन अच्छी खासी पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ष में 2 बार ऊन काटी जा सकती है इस नस्ल से। क्या, वर्ष में 2 बार ऊन काटी जाती है, वर्ष में 2 बार। और ऊन काटना क्या कहलाता था, तो मैं कह सकता हूँ वर्ष में 2 बार शेयरिंग करते हैं इससे। शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग मतलब ऊन काटने की प्रोसेस बेटा। शेयरिंग मतलब ऊन काटने की आपकी प्रोसेस जो होती है वो हो गई। उसके बाद में बात करते हैं, कम दूध मिलने के कारण मेमने कमजोर हो जाते हैं। ये इसकी कमी है। देखो इतनी देर खूबियां पढ़ रहे थे, कमी क्या है, कम दूध मिलने के कारण, दूध उत्पादन इसका कम है, कम दुग्ध मिलने के कारण क्या, इसका जो बच्चा है जिसको क्या बोलते हैं, मेमना, मेमना क्या रहता है, कमजोर रह जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, कमजोर रह जाता है, तो इसकी क्या है, मृत्यु दर जो है, मृत्यु दर वो क्या है, अधिक है बेटा। क्या है, इसकी मृत्यु दर अधिक है। मेमना जो है वो कमजोर रह जाती है, इसलिए इसकी मृत्यु दर अधिक है। महीन मध्यम से उत्तम किस्म की ऊन इससे मिल जाती है, और ऊन लगभग जो इसकी है वो रहती है 2 से 2.5 किलो। 2 से 2.5 किलो ऊन तक ये अपने को पर ईयर दे देता है, एक अपना पशु दे देता है, भेड़ का जीव। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे बेटा, कराकुल। थर्ड नंबर पे बात करते हैं कराकुल नस्ल की। कराकुल थर्ड नंबर पे। कराकुल क्या है, आपके भेड़ की नस्ल है। और कहाँ की है बेटा कराकुल, मध्य एशिया की है। कहाँ की है, मध्य एशिया की है। और ये सबसे मांस के लिए अच्छी है। कहाँ की है, ये मध्य एशिया की है। मध्य एशिया की नस्ल है कराकुल, जो किसके लिए फेमस है, मांस के लिए। और भैंस के सॉरी भेड़ के मांस को क्या कहते हैं मेरे बच्चा, क्या कहते हैं मेरे बच्चा, मटन कहते हैं। क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। आगे बात करते हैं इसी के अंदर। यह नस्ल मुख्य रूप से पेल्ट के लिए पाली जाती है। इसका उपयोग टोपी व सर्दियों के महंगे वस्त्र बनाने में किया जाता है। इसमें और भी कम ऊन मिलती है, पर क्या, पेल्ट के लिए पाली जाती है। पेल्ट, पेल्ट के लिए पाली जाने वाली नस्ल महत्वपूर्ण है बेटा। कौन सी है, आपके कराकुल है। और जो महंगे, ये जो आप टोपी वगैरह पहनते हो, ऊनी टोपी या महंगे जो एक्सपेंसिव कपड़े हैं, वो इसी की ऊन से बनते हैं। किसकी से, कराकुल की से बनते हैं बेटा। और महत्वपूर्ण क्या है, ये मांस के लिए महत्वपूर्ण है। मांस, भेड़ का मांस के लिए अच्छी नस्ल कौन सी है, कराकुल है। और मांस को क्या बोलते हैं, भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका जो शरीर भार होता है वो लगभग 90 किलो का होता है। जो इसका मेल होता है, नर होता है, वो कितना होता है, लगभग मादा और नर
90 किलो का होता है और मादा जो होती है वो 60 किलो की होती है इसकी। ठीक है, नर कितना होता है 90 किलो का और मादा लगभग 60 किलो तक की इसकी पाई जाती है। आगे बात करते हैं मालपुरा। मालपुरा नेक्स्ट जो चौथी ब्रीड है अपनी बेटा, कौन सी है बेटा, मालपुरा। मालपुरा, मालपुरा के बारे में बात करते हैं। मालपुरा आपको पता है ये लोकल ब्रीड है अपनी, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और यहाँ के इलाकों की है। कहाँ के इलाकों की है, आसपास की अपनी टोंक लोकल नस्ल है ये। इसके बारे में बात करें, ये नस्ल मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों में दोनों में पाई जाती है। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मान से तो सही है, इस नस्ल की ऊन मोटी व निम्न श्रेणी की होती है। नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। ऊन क्या होती है, नमदे, अब समझना, नमदे और गलीचे, जो पैर साफ करने के आते हैं ना आपके गलीचे, वो बनाई जाती है। वो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी जो ऊन है वो क्या होती है, निम्न श्रेणी की होती है, लो क्वालिटी की होती है। निम्न श्रेणी और मोटी ऊन होती है इसकी, तो इससे कपड़े और एक्सपेंसिव चीजें तो बन नहीं पाएगी। और क्या है ये, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर या जो अपने सूखे क्षेत्र है उनके लिए अच्छी नस्ल है। सूखे क्षेत्रों में रख सकते हैं इसको, राइट। आगे बात करते हैं इसके। नेक्स्ट जो अपनी है जैसलमेरी, फोर्थ नंबर पे देखते हैं जैसलमेर, सॉरी फिफ्थ नंबर पे जैसलमेरी नस्ल। किसकी है बेटा, भेड़ की है। और नाम से पता चल रहा है जैसलमेरी मतलब आपकी यहाँ की है, जैसलमेर की है, जोधपुर और बाड़मेर में पाई जाती है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, जैसलमेर। और वितरण की बात करूं तो बाड़मेर और बाड़मेर और जोधपुर। क्या है बेटा, बाड़मेर और जोधपुर। और क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, रेगिस्तानी नस्ल है। क्या है बेटा, रेगिस्तानी नस्ल है। पूर्ण रूप से क्या है, ये एक रेगिस्तानी नस्ल है। आगे बात करते हैं, इस नस्ल की ऊन को साल में 2 बार काटा जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी ये रह सकती है। और रेगिस्तानी नस्ल है तो ये क्या 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकती है। 3 से 4 दिन विदाउट वाटर, बिना पानी पिए भी 2-4 दिन तो ये जी सकती है, मरेगी नहीं। क्योंकि क्या है, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल, इसमें अच्छी खासी स्टेमिना पाया जाता है। आगे बात करते हैं बेटा इसी के बारे में, राजस्थान की सबसे लंबी व भारी नस्ल है। लंबी नस्ल है ये, राजस्थान की सबसे लंबी व भारी नस्ल है। और वैसे सबसे भारी कौन सी थी, मैंने अभी ऊपर बताया था, विदेश के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा मारवाड़ी, पाली, जोधपुर, नागौर, मारवाड़ी। 6 नंबर पे जो अपनी है वो है मारवाड़ी, मारवाड़ी नस्ल। बात करें मारवाड़ी नस्ल की, तो जो आपकी मारवाड़ी नस्ल है बेटा, पाली, जोधपुर, नागौर और सिरोही, कहां से निकली हुई है, पाली, जोधपुर, सिरोही और नागौर का थोड़ा एरिया भी इसमें कवर होता है। ठीक है, इसकी विशेषता देखो, राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में अधिक स्वस्थ रहती है। ये भाई मजा आ गया इसको पढ़ के। तो ये क्या करती है, मारवाड़ी है। मारवाड़ी लोग आपको वैसे ही पता है बीमार कम पड़ते हैं, स्टेमिना ज्यादा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा होता है। तो यह और नस्लें हैं ना जो राजस्थान की लोकल जो ब्रीड्स है उनकी बजाय क्या, राजस्थान की और नस्लों की बजाय और नस्लों के मुकाबले क्या कहती है, ये कम बीमार पड़ती है। कम बीमार पड़ती है, या मैं कह सकता हूँ ज्यादा स्वास्थ्य इसका ठीक रहता है या स्वस्थ ये रहती है बेटा। आगे अगर बात करें अपन ठंडे व गर्म मौसम करने को, भाई मारवाड़ी आदमी गर्म या तो बुखार होती है या सर्दी जुकाम में बीमार होता है ना, तो ये क्या करती है, सर्दी और गर्मी को, सर्दी और गर्मी के मौसम में क्या अच्छी खासी इसकी सहनशीलता है, सहन शक्ति है बेटा। क्या है, सहन शक्ति है, उसको ये सरवाइव कर लेती है, इस पे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है उन चीजों की। आगे बात करते हैं इसमें, तो कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं, टांगे पतली होती है, फुर्तीली है, लंबा सफर तय करने के लिए फुर्तीली है, ये तो फुर्तीले रहते ही हैं, फुर्तीली है। और क्या, लंबा सफर, लंबे सफर के लिए भी अच्छी है, ये फुर्तीली है, लंबे सफर के लिए अच्छी है। आगे बात करें तो यह नस्ल भोजन के अभाव में पड़ोसी राज्यों में गमन करती है। माइग्रेशन के लिए, निष्क्रमण जिसको बोलते हैं, माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या बोलते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए। तो ये क्या है, लंबा सफर करती है। तो ये क्या होता है, जब अपने यहाँ पे चारे की कमी होती है, जो आसपास के जो अपने जिले हैं, राज्य हैं, उनमें इसको बाड़े को चराने के लिए ले जाते हैं अपन। आगे बात करते हैं बेटा इसके बाद में सोनाड़ी, कौन सी है, सोनाड़ी या चनोथर जिसको बोलते हैं। 7 नंबर पे है सोनाड़ी या चनोथर। सोनाड़ी या चनोथर नस्ल के बारे में बात कर लेते हैं अपन। ये जो है उदयपुर की है। कहाँ की है, उदयपुर की है। कान लंबे होते हैं, चरते समय जमीन से सट जाते हैं।
चनोथर उदयपुर की नस्ल की है बेटा। और इसके क्या होते हैं, जो कान होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। जब ये चारा खाती है, चरती है, जब ग्रेजिंग की क्रिया होती है तो इसके कान क्या होते हैं, धरती पे स्पर्श कर रहे होते हैं, धरती पे टच हो रहे होते हैं। आगे बात करते हैं इसी के बारे में। सोनोथर या चनोथर या सोनाड़ी। चेहरा हल्का भूरा होता है, शरीर लंबा होता है, त्रिप्रयोजनी नस्ल है। त्रिप्रयोजनी नस्ल है मतलब 3 प्रयोगों के लिए, ये ऊन के लिए, दूध के लिए और मांस के लिए, मटन के लिए, तीनों के लिए पाली जाती है। कौन सी, सनोड़ी या सोनाड़ी या चनोथर, जो कि अपने उदयपुर की है बेटा। इसके बाद में नाली। नाली जो हनुमानगढ़ की है, कहाँ की है, नाली नस्ल। नाली नस्ल जो है वो क्या है, हनुमानगढ़ की है, हनुमानगढ़। और इसमें क्या, पीला कलर की ऊन प्राप्त होती है, पीली ऊन। पीली ऊन किससे प्राप्त होती है, पीली बंगा हनुमानगढ़। पीली ऊन किससे प्राप्त होती है, नाली नस्ल से होती है। किससे होती है, नाली नस्ल से होती है बेटा। पीली ऊन जिसकी है वो नाली। अब अपन बात करते हैं कुछ संकर नस्लें हैं उनके बारे में, फिर अपनी भेड़ होती है कंप्लीट, उसको रिवाइज करेंगे और आगे अपन जो नेक्स्ट अपने एनिमल ब्रीड है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें बात करूं सबसे पहले अविवस्त्र। अविवस्त्र ये कौन सी है, शंकर जो आपकी नस्लें हैं, शंकर भेड़ की नस्लें जो हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले आपके पास आती है आपकी अविवस्त्र। अविवस्त्र जो आपकी नस्ल है वो रेम्बूट नस्ल के मेरिनो नर और चोखला से। मेरिनो नर, मेरिनो नर और चोखला। चोखला क्या है, ये मेरिनो का तो नर हो गया, जो कि क्या थी, अपनी स्पेन वाली सबसे अच्छी वेराइटी वाली थी, बहुत अच्छी। और ये क्या थी, चोखला क्या थी, अपनी यहाँ की राजस्थान की थी, जो क्या कर रही है, राजस्थान और भारत की मेरिनो कहलाती थी। और इसमें भी ठीक ठाक से इससे समथिंग गुण थे। तो इन दोनों में जब संकरण करवाया, जब इसको टुगेदर किया, जब इनमें संकरण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, टुपिंग। टुपिंग जब इनमें हुई, टुपिंग की क्रिया जब इनमें हुई और जब इनमें बच्चा हुआ, तो वो कौन सा हुआ बेटा, अविवस्त्र। अविवस्त्र नस्ल का विकास हुआ। इसमें किसका हुआ, अविवस्त्र का हुआ। इसके मेमनों की वार्षिक जन्म दर अच्छी खासी होती है, इसकी बारीक ऊन होती है। और ये कहां से विकसित की गई है, आपका जो कस्बरी अविकानगर मालपुरा टोंक है ना, CSWRI, अविकानगर मालपुरा टोंक, ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान सेंटर का, वहां से विकसित है ये। वहां से विकसित है मेरिनो नर और चोखला से। किससे, मेरिनो नर और चोखला से। इसकी जो ऊन उत्पादन है वो कितना रहता है, लगभग 2 से 4 kg पर ईयर। पर ईयर। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, पहली अपन ने संकर नस्ल अपनी पढ़ ली है बेटा। उसके बाद में है इसमें अविकालीन। अविकालीन दूसरी कौन सी है, अविकालीन। अविकालीन, अविकालीन नस्ल। अविकालीन नस्ल में क्या करते हैं, मेरिनो। इसमें भी कौन सा है, मेरिनो और मालपुरा। ये किस किस के संकरण से तैयार है, रेम्बुलेंट नस्ल के मेरिनो नर और मालपुरा। मेरिनो, मेरिनो का तो क्या था, इसमें नर था। और मालपुरा, मालपुरा मैंने बताया था, मालपुरा की लोकल नस्ल है जिसकी ऊन मोटी पाई जाती है, नमदे व गलीचे बनाने के लिए फेमस है। याद है क्या, नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। तो इन दोनों से कौन सी बनी बेटा, अविकालीन बनी। कौन सी बनी, अविकालीन नस्ल। अविकालीन नस्ल हुई। तो ये हमने 2 क्या पढ़ी है इसके बारे में, तो इसकी संकर ब्रीड्स हैं वो रेम्बुलेंट के मेरिनो नर और मालपुरा से विकसित कौन सी है, अविकालीन है आपकी। कौन सी है, अविकालीन है। अब ये भी कहां से तैयार की गई है, ये भी कसवरी से ही रेडी की गई है, यहाँ अविकानगर से ही तैयार की गई है। और वही ये जो नमदे गलीचे बनते हैं उसके लिए इसकी ऊन थोड़ी सी मोटी होती है और कारपेट ऊन की है। कारपेट बनाने के लिए कारपेट बनाए जाते हैं, इससे क्या बनाए जाते हैं, कारपेट बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं अविशान। तो इसका तो प्राइड ऑफ कश्मीरी की है ये, मालपुरा पटनवाड़ी 3 नस्लों से मिलकर बनाई हुई थी। तो ये हमने बात करी है नॉर्मल नॉर्मल सी क्या, आपकी जो भेड़ है, शिप है, उसके बारे में बात करिए बेटा। एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं जल्दी से, फिर अपन क्या करते हैं, अगला क्लास जो है आपको अगले सब्जेक्ट की क्लास लेनी है आपकी एंटोमोलॉजी की। एंटोमोलॉजी की आपकी क्लास लेनी है बेटा। तो यहाँ की 8 क्लासें कर ली है, 4 एक क्लास में अपना ये खत्म हो जाएगा। भेड़ या शिप, इसका नाम है ओविस एरिस। इसमें गुणसूत्र संख्या है 54। इसका फैमिली है बोविडी। आपका गाय भैंस भेड़ और बकरी चारों की फैमिली क्या है बेटा, बोविडी है। इससे पहले हमने बकरी पढ़ा था जिसका नाम था क्रेपा हिरकस, क्या था, क्रेपा हिरकस। उससे पहले हमने भैंस पढ़ा था जिसका नाम था बुबेलस बुबेलिस, फैमिली बोविडी। और क्रोमोसोम नंबर 48 और 50, 2 प्रकार की भैंसें थी, एक जलीय भैंस है, एक कीचड़ वाली भैंस है। भैंस का जल में लोट, कीचड़ में जो वो होता है लोटना, वो क्या कहलाता है, वेलोइंग कहलाता है। और रंभाना वेलोइंग कहलाता है। भारत उत्पत्ति स्थल था भैंस का।
उसके बाद में आगे बकरी पे, तो बकरी को चलता फिरता फ्रीज कह रहे थे। बकरी के द्वारा जो शाक को खाने की क्रिया उसको अपन क्या कह रहे थे, ब्रॉन्जिंग कर रहे थे। जबकि भेड़ में ग्रेजिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग बोलते हैं। फिर भेड़ की बात कर लेते हैं। कसूरी जो आपका अभिकानगर मालपुरा टोंक में स्थित है। बोविडीज का वो हो गया। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर में है बेटा, ठीक है, बीकानेर में है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमने। हाँ, आगे हमने पढ़ा कि बूढ़ी जो भेड़ होती है, ओल्ड भेड़ जो होती है उसको क्रॉन बोलते हैं। सेजी किसको बोलते हैं, बदियाकृत नर को। और बदियाकृत जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपोनाइजेशन या वेसेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊंची नस्ल है भेड़ की वो कौन सी है, नेलोरी। और जो अच्छा मांस है सबसे मटन, वो कौन सी है, डेकनी है। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन बोलते हैं। भेड़ के अंदर बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। और भेड़ में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 147 से 148 डेज का होता है। और भेड़ के अंदर जो टुगेदर प्रोसेस होता है, सेक्सुअल प्रोसेस जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए, समागम जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टुपिंग या टैपिंग बोलते हैं। 147 से 148 दिन हो ही गए। उसके बाद में हमने बात करी परजीवी का म्यूजियम इसको कहते हैं। ग्रेजिंग कहते हैं चारा खाने का प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं। शेयरिंग क्या कहते हैं, भेड़ के अंदर ऊन कतरने की जो है उसको क्या बोलते हैं अपन, शेयरिंग बोलते हैं। और भेड़ की लगभग 45 रजिस्टर्ड अपन क्या पढ़ते हैं, नस्लें पढ़ते हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान कहाँ पे, हिसार हरियाणा में है, ठीक है। सेंटर जो भेड़ प्रजनन संस्थान है वो कौन से बेटा, हिसार हरियाणा में है। उसके बाद में हमने पढ़ा राजस्थान की मेरिनो किसको बोलते हैं, चोकला भेड़ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, चोकला भेड़ को बोलते हैं। कारपेट या उनके लिए बीकानेरी नस्ल, पुंगल जिसको बोलते हैं। गद्दी क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बोझा ढोने वाली नस्ल है। हीसरडेल हमने पढ़ा, हीसरडेल किससे बनी है, बीकानेरी और मेरिनो के बीच में जब संकर हुआ तब हीसरडेल भेड़ आपकी बनी थी। क्या बनी थी, हीसरडेल आपकी बनी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा गीमर क्या होता है, वह भेड़ जिसकी पहली बार शेयरिंग हो चुकी है, ऊन काट चुके हैं और दूसरी बार कटेगी, उसके बीच में जो होती है उसको गीमर बोलते हैं। डॉसिंग क्या बोलते हैं, आंतरिक परजीवी को नष्ट करना। शुष्क और शीतोष्ण, ज्यादा गीला या ज्यादा ठंडा या ज्यादा नमी वाला जो मौसम है ना, वो भेड़ों के लिए अच्छा नहीं है, उसमें उसके रोग वगैरह हो जाते हैं, परजीवी उसके लग जाते हैं। डीवर्मिंग, आंत के कीटों को हटाना। डस्टिंग क्या बोलते हैं, बाह्य परजीवी को हटाना। डॉकिंग होता है भेड़ में पूंछ काटने के लिए, डॉकिंग कहलाती है। और मुर्गी में चोंच काटने की डिबिकिंग कहलाती है, ठीक है। शेयरिंग क्या होता है, ऊन काटना। ग्रोजिंग क्या होता है, चारा खिलाने की क्रिया होती है। आगे देखते हैं बेटा। आगे हमने बात किया सबसे महत्वपूर्ण नस्ल विदेशी नस्लों में मेरिनो थी, जिसका उत्पत्ति स्थल स्पेन था। 80% ऊन, विश्व की 80% ऊन, विश्व की, वर्ल्ड की क्या 80% जो ऊन है, वूल प्रोडक्शन जो है विश्व का, वो कौन करती है, मेरिनो करती है। स्पेन इसका वो था, टोंक जयपुर सीकर में है। राजस्थान की मेरिनो चोकला को बोलते हैं। पत्तीनुमा लंबे लटके कान होते हैं, मादा में सींग नहीं होते हैं। और नर में सींग जो होते हैं वो घुमावदार होते हैं। 10 से 14 किलो तक एक नर एक साल में इसकी क्या देता है, ऊन देता है। 7 से 8 किलो मादा ऊन देती है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने की क्षमता पाई जाती है इसके अंदर। आगे बात करते हैं चोखला, जो कि देसी नस्ल है, छापर शेखावटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की मेरिनो कहलाती है। सफेद रंग होता है, मुंह भूरा होता है, इसमें सींग नहीं पाए जाते हैं। रोमन नाक होती है, वर्ष में 2 बार ऊन दे सकती है। आगे बात करते हैं कराकुल, ये किसके लिए है, मांस के लिए अच्छी है। मटन बोलते हैं मांस को। पेल्ट के लिए भी पाली जाती है। टोपी और महंगे जो चीजें इससे बनती है। उसके बाद हमें मालपुरा पड़ा, देसी नस्ल है, नमदे गलीचे के लिए निम्न श्रेणी और मोटी ऊन पाई जाती है इसमें। जैसलमेरी जो है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल बोलते हैं। लंबी दूरी तय करने के लिए वो रहती है, 3 से 4 दिन तक इसको पानी की जरूरत नहीं रहती, मतलब बिना पानी के भी रह सकती है। रोग कीट इसमें बहुत कम लगते हैं। आगे बात करते हैं बेटा। आगे हमने पढ़ा मारवाड़ी नस्ल, जो कि राजस्थान की और की नस्लों से मिलकर बनी हुई है। सर्दी गर्मी क्या करती है, सहन सकती है, इसमें फुर्तीली होती है, लंबा सफर तय करती है, माइग्रेशन के लिए दूसरे जिले दूसरे राज्यों में इसको ले जा सकते हैं। फिर पढ़ा सोनाड़ी या कनौसर, जो उदयपुर की थी। उसके बाद में हमने 3 पढ़ी, हीसरडेल पढ़ी एक तो स्टार्टिंग में, और 2 संकर नस्लें पढ़ी, अविवस्त्र और अविकालीन, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है बेटा। तो ये अपना भेड़ का जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। अगर क्लास में मजा आया है, सच में कुछ सीखे हो, दिल से कहना, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ या कोई चीज की कमी है तो आप सजेशन दे सकते हो। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, कोई उसमें घर की बात है, घर की बात घर में, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे वीर विकास गुजर के नाम से, वहां पे आप मेरे को बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सही से समझाने की। फिर भी कुछ चीजें ऐसी है, हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे कम्युनिकेशन में या वे ऑफ जो टीचिंग है उसमें कहीं कुछ प्रोसेस करना हो, कुछ और चेंज करना हो, तो आप बता सकते हो। श्योर, आपका बहुत स्वागत है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा अगर आप कुछ सजेशन मेरे को देते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कुछ तो मदद हो रही होगी यार। इस प्लेटफॉर्म से कॉलेजों की हालत ये है कि बच्चों को नहीं पता क्या पढ़ना होता है, तो अगर मदद हो रही है तो एक प्यारा सा दिल और एक प्यारे सा कमेंट मेरे को कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, वीडियो को लाइक कर देना। और सबसे एंड की बात, जितने भी आपके यार दोस्त हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वाले, सबको क्लास शेयर करो मेरे कहने से, अभी के अभी।
क्लास एंड हुई है, लाइक करते ही इसको कॉपी करना, लिंक को व्हाट्सएप पे जाना, जितने भी कॉलेजेस के ग्रुप है सब में भेज दो, जितने भी यार दोस्त है सबको शेयर कर दो। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।